I will never accept any interference from any source, and there has not been a single complaint since my assumption of this office to me. These high courts have actually reached out to us to say this. These high courts have all these powers to do it themselves, but they haven't done it so far. The matter has landed on our table now today. और तो छोड़े, हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दे कि उन्होंने एक शिकायत की है। शिकायत तो जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody. इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है. What kind of a culture is this? And somebody is recording me, somebody is watching me. The reality is that there is no civilian supremacy, and there has never been a civilian supremacy. I think So the Constitution is merely a piece of paper. कानून जितने मर्जी बना दे, कानून अगर उसपे यही बात है ना, किसी ने अमल दरामद नहीं करना. हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, पर जुडिशरी विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन. आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जजेस के ख़त पर अज़ खुद नोटिस की अहम समाअत की है. समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं. जैसे भी हो, हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे. अपने काम में मदाखलत रोक ना सकूँ तो मुझे घर चले जाना चाहिए. जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अज़ खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या कुछ हुआ ये देखें. क्या अदलिया की आज़ादी ऐसे हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने अदलिया में मदाखलत एक खुला राज है. अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं. जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हमें निज़ाम बनाना है. सिविल जज को भी पता हो कि सारा निज़ाम साथ तो वो चीते की तरह खड़ा होगा. नाज़रीन, जजेस ख़त केस अपनी नौइयत के लिहाज से अहम तरीन केस है जो अदलिया की आज़ादी और साख के साथ बराह रास्त जुड़ा है. इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे. हमारा जो आज का पहला बड़ा सवाल है, क्या आज़ाद अदलिया का ख्वाब पूरा हो सकेगा या नहीं. पैनल का तारुफ करवा देती हूँ. प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब. ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ. जो जिस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के भी और दीगर जजेस साहिबान के भी हैं, आपके ख्याल में ये जो जजेस ख़त अज़ खुद नोटिस मामला है, क्या अदलिया का ख्वाब पूरा होगा, आज़ाद अदलिया का? जी देखिए, मेरे ख्याल में तो ये इसलिए पूरा नहीं होगा कि दे डोंट वांट इट. हैव अ स्मॉल कंप्लेंट. देखें जिस तरीके से ये बात की गई है, लाइव शो किया जा रहा है, इंग्लिश पे बात हो रही है, किसको फायदा हो रहा है? इट्स ओनली 5% पीपल ऑफ पाकिस्तान हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश. रेस्ट या तो आप उर्दू में बात करें, पूरा आपने टीवी का टाइम आपने लिया हुआ है. देन इट इज़ अ नॉन इशू जो आपने है वो आपने कभी किसी ने डिस्कस किया दिया ने इकोनॉमी की बात की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है, सिक्योरिटी की बात की. जो करने वाले आपने अपनी जुडिशल रिफॉर्म में क्या किया, मुझे ये बताइए कि लोअर कोर्ट्स का क्या हाल है, हाई कोर्ट्स का क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट में भी क्रिपिंग आपके सामने हो रही है. हु स्टॉप्स द जजेस? अगर कोई अप्रोच करता है देन टेक कॉन्टेम्प्ट लगाएं उनके ऊपर, आप लेन एक्शन. ये तो जैसे स्कूल के बच्चे अपनी कंप्लेंट करें, इट लुक्स मी लाइक दैट. आप अपनी कंप्लेंट है, प्लीज बी स्पेसिफिक. आपने कमीशन क्यों खत्म कर दिया? कमीशन ने सारे जजेस को वहां जाके खुद पर्सनल बताना पड़ना था कि सोन जान दिस. यहाँ पर कौन है? भी बातें होंगी, खत्म हो जाएंगी, दैट्स ऑल. ना जजेस जाना है ना किसी ने जाना है. या तो बुलाएं 6 जजेस आए, आगे बताएंगे हमें किसने क्या किस वक्त कहा था, कोई बात प्रूफ करें, डॉक्यूमेंट या एविडेंस दे, कोई आप वीडियो दें, ये देखें ये आके हम ये बात कर रहे थे. बात ये है कि आपको हमने कोई इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी है. नॉन इश्यूज, पॉपुलैरिटी, यही सेम गोस फॉर मीडिया आल्सो. उसी मीडिया में मैंने देखा बहुत ज्यादा इकोनॉमी बात हुई. या सिक्योरिटी के एक धमाका हुआ, वो मारे गए, इतने शहीद हो गए, बात 2 पेपर्स पे खत्म हो गए. हमने कभी बैठ के उस पर डिस्कस किया? कभी हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की? वो इमरान बानी पीटीए ने ये कह दिया, फलां ने कह दिया. देयर इज नथिंग अनसर्टेन थिंग आई वॉच. इट इज ओनली वेरी वेरी, ये अफसोस की बात है. ये हमारे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. अगर आपके पास है, देखें ये ऑनेस्टली प्राइमरी बच्चे जो होते हैं ना वो कम्युनिटी से करते हैं. जो मैं देख रहा था, मैंने सुनी है जी. हमें ये कह दिया, भाई कह दिया तो आपको हाई कोर्ट को किसने रोका है? दे कैन हैव अ कंटेम्प्ट. आप उनके नाम ले, आप उनके खिलाफ केस करें, नोबडी स्टॉप्स यू. बट ये हमें नहीं करने की जरूरत है. आप पूरा लाइव आपने आज सारा दिन किया, व्हाट हैव वी गेन?
एक और नई कंट्रोवर्सी, एक नई इशू, ठीक। जो आपके इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व नहीं करते। तो आई थिंक ये में वी हैव टू वेरी नॉमिनेशन। आपने हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में आपने क्या रिफॉर्म्स किए, मुझे वो बताएं ना चीफ जस्टिस साहब कि जी देखिए मैंने ये कर दिया है, एक मैंने सिस्टम बना दिया, जुडिशियल रिफॉर्म मैंने कर दिए हैं, नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड एंड नाउ वी लुकिंग टुवर्ड अदर साइड। सही। स्टे देने इंटरफेयर पार्टीशन, दिस इज व्हाट इज द जॉब। आई थिंक वी नीड टू रिवाइव। जी आमिर साहब। देखें, ब्रिगेडियर साहब की राय अपनी जगह पे, टेलीविजन ना दिखाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पाबंद किया कि आप हमें लाइव जरूर दिखाएं? वो दे रहे हैं, ना दिखाएं, बात खत्म। ये तो हमारा है ना फैसला कि टेलीविजन समझते हैं कि ये लोग देख रहे हैं तो देखेंगे। इशू असल ये है कि मामला अदालत की आज़ादी का है। आज 5 जजेस की राय एक थी, अथर मिनल्ला एक साइड पे बैठे हुए थे। अथर मिनल्ला साहब ने अपने आप को बरी भी किया ये कह के कि मुझे तो कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन बड़ी अदब के साथ कहूँगा कि जब उन्होंने नवाज शरीफ की ज़मानत का फैसला दिया था तो उन्होंने 60 के करीब रिपोर्टर से कहा था कि हमें भी अपने बच्चों का खतरा होता है। तो बहुत कुछ मैं आपको नहीं बता रहा, तो फिर इनको भी लिख के देना चाहिए था उस वक्त कि मेरे साथ क्या हुआ है, उस वक्त क्या मदाखलत थी। लेकिन इनके ऊपर इनके साथी जज ने कहा कि ये टेलीफोन से और शादी में भी नहीं गए थे सिद्दीकी साहब की, जब और बेनिफिशियरी भी यही थे, चीफ जस्टिस ये बन गए थे उसके बाद। ये सवाल इनके अपने ऊपर भी है, मौजूद जज साहब को बताना चाहिए कि वो कैसे कह रहे थे कि मुझ पे दबाव नहीं, या वो उस वक्त क्या कह रहे थे जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है और हाई कोर्ट की, उन सबको बुलाया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये बात की थी। अब आप आ जाएं, मंसूर अली शाह ने भी कहा कि मुझे कभी किसी ने नहीं कहा, और इन्होंने भी कहा, मंदू खेल साहब बात कर रहे थे, मुसरत अलाली साहब बात कर रही थी, नईम अख्तर अफगान साहब ने जो बुनियादी सवाल उठाया वो था कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका लाभ बताएं कि वो कैसे ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अगर कोई कमी बेशी है, चीफ जस्टिस ने बार बार कहा है कि हम बैठे हुए हैं, आप कानून बनाएं। एक फिक्रा यह भी आया था कि अगर कोई पहली सुप्रीम कोर्ट होती तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये वैसे उड़ा देना था। यानी चीफ जस्टिस साहिबान इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो किसी जाब्ते में आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मौजूदा चीफ जस्टिस ने जाब्तों को भी माना है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी भी मानी है, और आज भी कहा है कि आप कानून साजी कीजिए, बातें ना करें। यानी जो उन्होंने अफगान ये फैजाबाद वाले पे फैसला दिया था, तो उन्होंने बताया कितना अरसा सिर्फ तमाम इदारों ने केस करके और सब ने कहा जी रिव्यू लगाया, और रिव्यू लगाया नहीं गया क्योंकि लगाना नहीं चाह रहे थे। लिहाजा इशू ये है कि अदलिया को अपने पांव पे खड़े होना है, अपने जजों के साथ खड़े होना है और इस मुल्क के साथ खड़े होना है। सिर्फ ये नहीं है कि अपनी पेंशन, अपने मामलात, अपनी चीजें ठीक कर लो, नहीं, आप अदल करने के लिए अदलिया में आते हैं। तो जो आम आदमी के लाखों केसेस लोअर जुडिशरी में है, बहस इस पे होनी चाहिए कि 57,000 केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, ये क्यों पड़े हुए हैं, ये भी ठीक करें। और फिर कोई मुदाखलत करता है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि एजेंसियां भी, इंटेलिजेंस एजेंसियां अगर अपनी इनपुट देना चाहती हैं थ्रू अटॉर्नी जनरल दे दें। एक रास्ता बना है कि बजाय दाएं बाएं भागने के आए सामने, अपना अपना माफी ज़मीर बयान करें, तमाम इंटेलिजेंस इदारे, हुकूमत और जजों के लिए भी। ये आज बड़ा क्वेश्चन था कि भाई उस वक्त डर मार के बैठे रहे सारे के सारे, आज बोल रहे हैं जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूं मुझे मुदाखलत की शिकायत नहीं हुई। तो ये सबके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो बड़ा अच्छा केस है, चल पड़ा। अयाज साहब, दुआ ख्वाब देखने में तो 6 तारीख को फिर है ना। जी जी, ख्वाब देखने में हर्ज नहीं है, अदलिया की आज़ादी का ख्वाब देखने में भी हर्ज नहीं है। जिस मुल्क में लोग ये कहना शुरू कर दें कि वकील की बजाय जज कर लें, वहाँ अदलिया की आज़ादी का आप क्या तसव्वुर कर सकती हैं। ये तो हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं ना, उन्होंने चारों हाई कोर्ट्स के जज ने ऑलमोस्ट सेम इल्ज़ामात लगाए उस मुदाखलत के हवाले से। तो या तो चारों हाई कोर्ट्स के जज गलत हैं और सिर्फ काजी फाइज ईसा ठीक कह रहे हैं कि उनके आने के बाद कोई मुदाखलत नहीं हुई होगी, उनको या महसूस नहीं हुई होगी कि वो शायद वो जिन चीज़ों के हवाले से जो फैसले देना चाह रहे हैं उसके मुताबिक ही वो चीज़ें चल रही हैं, इसलिए उनको फील नहीं हुआ होगा। ये काजी साहब ने मट्टी डालने की पूरी कोशिश की थी इस इशू पे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनसे कहा था कि बना दें ब्रिगेडियर साहब, तो कह रहे हैं कि उससे शायद चीज़ें नो ब्रिगेडियर साहब, वो तो बिल्कुल मट्टी डालने वाला मामला था कि आप हाजिर सर्विस जजों की एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस से वो करवाने जा रहे थे इंक्वायरी और उनका फैसला करने जा रहे थे, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अब भी देखें ना, जो वो बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट, जब इदारे के हवाले से बात हुई है, काजी साहब को बड़ा शौक हुआ करता था फुल कोर्ट्स का कि जी वो, लेकिन अब उनको वो शौक नहीं रहा हुआ। अब वो कहते हैं कि बस ठीक है जो मैंने फैसला कर दिया। आज सबसे ज़्यादा जो बात उन्हें पसंद आई वो एतजाज़ अहसन साहब की थी, जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इस बेंच पे
एतमाद है, ये 6 लोग काफ़ी हैं। चीज़ें बदलती हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो जो पिछला चीफ जस्टिस था उसकी हमदर्दियां कहीं और थीं, वो कुछ और तरह के फैसले कर रहा था। इन चीफ जस्टिस साहब की हमदर्दियां कहीं और हैं, ये कुछ और तरह के फैसले कर रहे हैं। ये जातियात से निकल ही नहीं सकते। हमारे सिर्फ जजेस की बात नहीं कर रहा, हमारा ओवरऑल अलमिया है कि हम जातियात से बाहर नहीं निकलते। ये इसी तरह के फैसले होने, इसी तरह के रिमार्क्स आने हैं। आज अतर मिनल्ला शायद बहुत से लोगों को बुरे लग रहे होंगे और बहुत से लोगों को सिर्फ अतर मिनल्ला ही आज ठीक लग रहे होंगे कि यार ये बंदा ठीक बात कर रहा है ना, कि 4 हाई कोर्ट्स के जब जजेस एक ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है। और ये बात अतर मिनल्ला की ठीक थी कि यहाँ बैठे हुए एक एक शख्स को पता क्या हो रहा है। सही। मतलब इससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, मुदाखलत हो रही है नहीं हो रही, वो सबको पता है मुदाखलत हो रही है। लेकिन कुछ लोग आ गए हैं इसमें। वो एक साबिक जज को आपने अभी रिलीफ दिया है ना इस हवाले से, जिसको गलत निकाल दिया गया था, उसने भी तो यही रोना था उसका कि मुदाखलत हो रही है। उसकी आपने मान ली कि जी वो हो रही थी, बाकियों की आप मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उस वक्त आपको वो बुरा लगा था कि ये नहीं होना चाहिए था। आप आज शायद आपको चीजें बुरी नहीं लग रही, आपको लग रहा है ठीक हो रही हैं, इसलिए छोड़ दें, बस ख्वाब देखते रहें। ख्वाब देखना अच्छा होता है। सही है फैसल साहब, ख्वाब देखना अच्छा होता है। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं कि 2 जजेस दस्तयाब नहीं है। चलिए आमिर साहब आप कमेंट कर लीजिए। आज चूंकि ना वक्त थोड़ा कम है, क्विकली कमेंट कीजिएगा, फिर मैं फैसल साहब की तरफ जाऊंगा। यार अपनी छोटी बात कल कर लेना ना कि ये फुल कोर्ट का फैसला था कि आप कमीशन बनाएं, वही कन्वे किया गया था, ये किसी ने खुद से नहीं बना दिया था। ये फुल कोर्ट का अक्सरियती फैसला था जो ऑन रिकॉर्ड प्रेस रिलीज आई थी। बस इतनी कहनी। जी फैसल साहब, आपको लगता है आज़ाद अदलिया का ख्वाब पूरा होगा? देखिए मुझे लगता है या नहीं लगता, इससे सबको पता है कि पूरा होगा नहीं होगा। बाद जो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं ना कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, तो इसी तरह ये ख्वाब भी ऐसा ही है कि सबको पता है पूरा होगा या नहीं होगा। इस अदलिया के रिकॉर्ड पर बाज़ ऐसे फैसले आ चुके हैं कि इस अदलिया को, मौजूदा अदलिया को अपने आप को जो है एक गैर जानिबदार अदलिया साबित करना एक बहुत मुश्किल मरहला है। वो फैसले इस हद तक हैं कि उस फैसलों के बेनिफिशरी भी जो है ना, उन फैसलों पे जो है ना वो एतराज़ कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो मौजूद है। मैं सिर्फ आपकी तवज्जो कल एक अदालती फैसले की जानिब दिलवाना चाहता हूँ जो अली रजा आबदी के कत्ल के हवाले से आया है। कल से कराची का जो सोशल मीडिया है वो चिराग पर हुआ है और उस फैसले को किसी सतह पे जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, अली रजा आबदी जो है वो एक नौजवान था, अपने आंखों में उसने इंकलाब के ख्वाब सजाए हुए थे। उस फैसले पे लोगों के बहुत शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और लोग उन तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर जो है वो इज़हार कर रहे हैं। यह आपके लिए अली रजा आबदी का जो है वो एक टेस्ट केस है इस फैसले का, इसका जो है वो नोटिस लें और इस वाक़े में जो मुलव्विस हैं उनको जो इक़रार वाक़ई सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। ये ऐसा वाक़या है जिस पर हर आँख जो है अश्कबार हो गई थी, लेकिन उसके हवाले से जो फैसला आया है उस पर लोगों का रद्द अमल जो है उनके कत्ल से कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कि लोगों ने अब जो है ना बोलना शुरू कर दिया है। लोग अब अदालती फैसलों पर अपने जज्बात का इज़हार कर रहे हैं। अगर उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल रहा सियासत की, या उनको कोई क़यादत मौसर नहीं है, या सियासी जमातें जो हैं वो एक आम आदमी की बात करने को तैयार नहीं है, तो लोगों के पास सोशल मीडिया की शक्ल में जो है वो एक प्लेटफार्म मौजूद है। तो वहाँ लोग, जो आम आदमी जो अपने जज्बात का इज़हार कर रहा है, तो खुदा के वास्ते उसको अदलिया भी, रियासती इदारे भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करें। वो आम आदमी की जो राय है उसको देखें कि इस मुल्क में जो है वो आम आदमी क्या सोचता है। यही अली रजा, आखिरी जुमला बस बोल दूँ, आपके पास टाइम कम है। अली रजा आबदी के हवाले से जो फैसला है उसको लोग जो है वो कबूल नहीं कर रहे। तो मुनासिब होगा कि इस फैसले का चीफ जस्टिस साहब जो है वो अस खुद नोटिस लें ताकि इंसाफ मिल सके और लोगों में के अंदर इत्मीनान पैदा हो सके, जो बेचैनी है उसका खात्मा हो सके। चलिए इलियास साहब, सवाल जजेस खत आज खुद नोटिस, क्या आज के रिमार्क्स के बाद आपको लग रहा है कि किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह के रिमार्क्स सामने आए, आज़ाद अदलिया का ख्वाब पूरा हो सकेगा? देखिए जी, जज साहबान की जानब से ये ख़त लिखा गया था कि जी मुदाखलत हो रही है और ये आज से नहीं पहले से हो रही थी। अब इनको महसूस अब हुआ कि जी अब मुदाखलत हो रही है, तो अब इन्होंने, जजों ने फैसला करना, फुल बेंच बन गया है। उसमें देख लें आज रिमार्क्स आने लगे जब से मैंने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जब से मैंने इधर चार्ज संभाला तो उस वक्त से मुदाखलत कम हुई और
उनके साथी कह रहे थे कि जी हमारे पे जो जिस तरह मुदाखलत हो रही है, ये मुदाखलत हो रही है, अब इनके लिए एक ये टेस्ट केस है कि इसको किस तरह ख़त्म करते हैं मुदाखलत को, या सिर्फ वो जिस तरह आज वो भी आपने देखा होगा एतजाज़ अहसन साहब का कवानीन बहुत हैं और बनाए भी जा सकते हैं, उस असल बात है अमल दरामद करना। तो जाहिर है इसके लिए कोई फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो इसमें मुदाखलत कम हो और जज साहिबान आज़ादाना तरीके से काम कर सकें। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो फिर फैसले भी ऐसे आने चाहिए जिस पर देखें तनकीद ना हो। फैसल साहब जैसे कह रहे थे तनकीद हो रही है कि जिस तरह अब हर बंदे की अपनी ख्वाहिश होती है, जज ने अपना फ़ैसला खुद देना होता है, पढ़ के उसने सामने जो शाहिद होते हैं उसके मुताबिक। अब यही केस है इनका अपना है, जुडिशरी की आज़ादी का केस है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करना है, पहले आपने कंपेन भी चलाई, आपको पता है इफ्तिखार चौधरी साहब की, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की रैली चलाई मुल्क भर में, यही से सारे सब कह रहे थे कि अदलिया को आज़ाद करवा लिया गया, लेकिन अब ये फिर कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही। तो फिर इस तरह कुछ सिस्टम बनाएं इसके सिस्टम के कि कोई मुदाखलत ना कर सके केस में, इंडिपेंडेंटली सारे आए और उसमें जो भी फैसला दें उसमें किसी का असर नज़र ना आए। अब अगर असर नज़र आता है तो फिर वो सारे केस मुतनाज़ा होते हैं। सही। तो इसलिए अब इनके देखभाल के काम करना है इनके, तो इनको देखने, तो ये अगर अपनी ये इस तरह नहीं कर सकेंगे तो अपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के पास तो बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इन्होंने साबित करना है कि जी हमने इस तरह अगली पेशियों में साबित करना है, कोई इसको फैसले इस तरह होने चाहिए कि पूरी आवाम को मुतमिन करना है। उन्होंने सिर्फ अपने उनको 6 जजों को नहीं मुतमिन करना या बाकी जजों को, पूरी आवाम को मुतमिन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसमें लोगों के बड़ी अपनी उनको पैदा हो जाती है, तशवीश पाई जाती है कि जी अगर जज साहिबान के साथ इस तरह हो रहा है तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो इस सूरत हाल में इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए, एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए इनको काम करना पड़ेगा, ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक जो मुकाम जो इतना गिरा है जुडिशरी का, उसका फिर रेटिंग दोबारा अच्छी हो सके, लोगों को पता चले यहाँ भी फैसले सही होते हैं। अभी तो यही है कि नेगेटिव आया हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, तो इसको पॉजिटिव करना भी इन्हीं के हाथों में है, तो इन्होंने करना है, आवाम ने नहीं करना। ठीक, बिल्कुल जी, बात दुरुस्त है। और इस मामले को, इस केस को एक मिसाल के तौर पर बनाया जा सकता है, और अगर मुदाखलत है तो जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल सामने आने चाहिए, और एक ही वक्त में इसका जो भी इसका नतीजा है वो सामने आ जाए। और जिस चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि कानून साजी भी होनी चाहिए, बार बार जुडिशरी में भी इस्लाहात की ज़रूरत है, ज़ाहिर है उस पर भी काम होना चाहिए, और ये काम पार्लियामेंट के थ्रू होता है, तो ये ज़ाहिर है तमाम स्टेक होल्डर्स एक बार फिर इस मामले को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जान लिया। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, कर्जों का खात्मा, खुशहाली की ज़मानत, लेकिन इस चुंगल से निकला कैसे जाए, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी बदहाली की एक बड़ी वजह अरबों डॉलर्स के कर्जों का हुजम है। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान ने अगले 3 साल में 70 अरब डॉलर अदा करने हैं। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा ने भी गुज़श्ता दिनों ये कहा था कि हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपये का मकरूज़ है। नाज़रीन, हालात ये हैं कि पाकिस्तान कर्ज़ अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ ले रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर कर्ज़ की मंजूरी दे दी। IMF ने ये कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम को कमज़ोर और पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करते हुए माली अहदाफ पर सख्ती से अमल करना होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जहां आज कर्ज की किस्त मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं ये भी कहा कि कर्ज लेना कामयाबी नहीं बल्कि कामयाबी उस रोज़ होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल, आया साहब मैं आपसे आ रही हूँ, क्या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि असल कामयाबी यही है जब कर्जे से निजात पाएंगे, तो आपको लगता है कि कभी कर्जों के इस चुंगल से निकल कर खुशहाली की तरफ जा सकेगा पाकिस्तान? जब ये कह रही थी ना कि गरीब और जो पसमानदा लोग हैं उनको रिलीफ दें, तो पता नहीं मेरी हंसी क्यों निकल गई कि मतलब ये अजीब बात है। ये गरीब और पसमानदा इस मुल्क में सिर्फ हमारी अशराफिया है, तमाम रिलीफ उसके लिए होता है, वो उससे नीचे तो ये तसव्वुर भी नहीं करते। ये जो गरीब और वो जो पसमानदा की बात हो रही थी ना, उसकी अब वो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब सफ़ेद पोश बहुत लोग हैं इस मुआशरे में जिनको शायद ये अभी भी समझा जाता है कि पता नहीं वो कितने पैसे होंगे, इसलिए इनको मदद की ज़रूरत नहीं है। हम कर्ज देखें, जब मईशतें इस हाल में पहुंच जाए ना, ये मैं पिछले दौर में भी बात करता था कि कर्ज उतारने के लिए आपको कर्ज लेना पड़े तो फिर आपके हालात ठीक नहीं हो सकते, फिर आप बस जो मर्जी करते रहें। जब तक वो अगर तो हमारी स्लैब्स ही कम करके इन्होंने टैक्स बढ़ाना ना, तो फिर ये मायशी तौर पे एक दिन आपको डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा,
वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले दौर में दावा करते थे ना कि मैंने रियासत बचा ली, जी वो रियासत तो अल्लाह ताला के फजल से ये बची रहेगी, लेकिन रियाया मुझे बचती उस वक्त भी नजर नहीं आ रही थी, अब बिल्कुल ही नजर नहीं आ। जी आमिर साहब, बात सिंपल सी है, जो तनख्वाहदार तबके की दायरा है आपकी और हमारी जेब से तो वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं। शायद हम पे भी छोड़ें तो हम भी कोई दाव लगाने की कोशिश करें, लेकिन मजबूर हैं कि एट सोर्स कट जाता है, कुछ नहीं कर सकते। और आप देखें कि बचना कैसे है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 1.5% इनकम टैक्स में है, 5% तो कम से कम करें फिर बात बनेगी। दूसरी बात यह है कि जंगों से परहेज हो, लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचाएं, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बनाएं। जी ये हजम नहीं होती बात किसी को, लेकिन ये हमें करनी पड़ेगी कि भाई हम एटमी कुव्वत हैं, अगर कोई काम करना है तो फिर ठीक है, अगर कोई तंग आमद बजंग आमद फिर ठीक है। फिर हमने वो जो शेख रशीद वाले फिर शुरली पटाखे ऐसे तो नहीं बनाए हुए ना, फिर दिखाएं कि जनाब आप फिर सारे जाएंगे। फिर बात तो ये है, डिटरेंस तो फिर यही कमाल होता है ना कि फिर ताकि लोगों के लिए तालीम और सेहत के लिए पैसा बचे। आज हम सब बहस करते हैं कर्जा बराए कर्जा, लेकिन कोई ये नहीं करता कि जिसने पैसे सिर्फ कर्जे लेके लगाए कहाँ। पिछले साल जो 10 साल में केपी में बैठा है 80 अरब से 980 अरब रुपए पे ले गया, वो कहाँ पैसे लगे। एक है पंजाब में, एक है मरकज में, PMLN पे आती है तनकीद, लेकिन बेपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। उसके अंदर हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, मोटरवेज हैं, सड़कें हैं, देहात हैं, शहर। मुझे बताएं कि मुकाबले में आप क्या पेश करते हैं कि जी कर्जे लेके आपने किया क्या। ठीक नहीं है ना, ये असल ऑडिट है जो होना चाहिए, इसी पे सोचना चाहिए कि अल्लाह के बंदो इस अशराफिया की ऐसी तैसी फेरो, ये हमारी तरफ ही ना छुरियां निकाल के खड़े हो जाओ। जी फैसल साहब, मतलब आमिर साहब की जो बातें हैं ना, इसमें 3 पॉइंट हैं, जैसे कि जंगों से बचें, जो टैक्स नेट को बढ़ाएं। अब ये जेन्युइन बात है ना कि इसके बगैर जो अगर हम कहते हैं ना कर्जों से कैसे जान छुड़ानी है या खुशहाली की तरफ कैसे इस कौम को, इस मुल्क को डालना है, उसके बुनियादी नुकात में ये 2 भी शामिल हैं। लेकिन हमें नज़र नहीं आते ना इस गवर्नमेंट में, ना इससे पिछले वाली गवर्नमेंट में, ना उससे पिछले वाली गवर्नमेंट में। आप 30 साल की हुकूमत उठा लें या 50 साल की गवर्नमेंट उठा लें, हमें तो ये नज़र ही नहीं आते जो चीज़ें इस मुल्क को कर्जे से बचा सकती हैं, तो उनमें से तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। कर्जा चलने से छोड़ें, इस मुल्क को माशी बहरान से बचा सकती हैं, तो वो तो कोई कदम ही नहीं उठा रहा। अब नहीं उठा रहे तो कैसे निकलेंगे इससे? तो इसका मतलब है निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो उसका एक ही मतलब है कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए जो है मजीद सख्त होंगे। अब इससे ज्यादा मजीद क्या सख्त होंगे, उसको हम क्या सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे, देख लेते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं, रोने के अलावा ऑप्शन है क्या हमारे पास जिससे मसला रो सकता है, और जिनके हाथ में मसले का हल है वो काम करने को तैयार नहीं है। खत्म बात। जी ब्रिगेडियर साहब, आज फैसल साहब बहुत स्लो हैं या मायूस हैं। आप देखिए बात ये है कि इतना ब्रिगेडियर साहब से बोलेंगे भाई जंग का मसाइल को हल कैसे करना है। जी ब्रिगेडियर साहब सुन रहे हो जी। बात ये कि आपके पास जो कुछ कर्जे ले रहे हैं, उतार रहे हैं, आपने अपने मुल्क में ही ना किया। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है भी प्रायोरिटी देना है। आपने इस 3 महीने में कौन सी ऑस्टेरिटी ड्राइव की है? आप ये कहें कि हमने प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, ये म्यूनिसिपल मिनिस्टर के खर्चे बंद के देना लगे। आपने 17-18 आपके एडिशन मिनिस्ट्री नहीं की है, प्राइवेटाइजेशन आपने नहीं की है। FBR में वही चीज अभी तक रिफॉर्म हम सुन रहे नहीं हो रहे हैं। जो करती 30,000 अरब में जा रहा है उसका कुछ नहीं है, 1,000 स्टेट कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर रहे हैं। सो आप ये ठीक करें ना, ये तो डूएबल है। हमें अपना हाथ ठीक करना। आपने भी देखे वीट का क्या किया है, पता नहीं कितने लाख टन इम्पोर्ट कर ली विदाउट लेडिंग हाउ मच गिव बफर को। आप 30 अरब का फर्टिलाइजर खरीद के रखा हुआ है, गंदम लगाने के बाद लाए और वो पड़ा हुआ पूरा जाया हो रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल ना अकाउंटेबिलिटी है, ना मेरिट है, बैड गवर्नेंस है। दीज आर द फैक्ट। ये डूएबल है, वी कैन इन हाउस। जी जी इलियास साहब, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि गवर्नेंस अच्छी होगी तो सब ठीक होगा। देखिए हम गंदम इंपोर्ट कर ली, बिला वजह इंपोर्ट कर ली, ना कोई देखा आपके डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ना ही आपको पता होता है कि रेवेन्यू किस तरह जनरेट करना है, किस तरह किया जा रहा है। अब देखें 13 अफसरों को फारग तो किया है इन्होंने, उनको यानी कि खुडे लाइन लगा दिया। क्या जी उनकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे? बिल्कुल ठीक है, अगर इस तरह करते शुरू करते
लेकिन अब सूरत हाल है, जो रेवेन्यू निचली सतह पर बिक जाता है या रेवेन्यू जो इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आता है, वो सिस्टम आपके पास है, इतनी बड़ी फोर्स है, आपको तो रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए, आपके जीडीपी के मुताबिक सबसे कम है रीजन में। तो आपको इसको क्या है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाने जाते हैं, जिस सेक्टर को पकड़ते हैं उसको नेट में तो नहीं लेके आते, वही पुराना देखिए उसी तरीके कर्जा लेके सिस्टम को ठीक करते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं डिपार्टमेंट की, एफबीआर की, सीबीआर से एफबीआर नाम चेंज कर दिया, लेकिन रेवेन्यू तो नहीं इकट्ठा हुआ। इसी तरह वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेते हैं, आप देख लेंगे ट्रैकर सिस्टम्स हैं, उसको कैसे यूटिलाइज ही नहीं किया, उससे तो आपको पता चलता कि टैक्स कहाँ चोरी हो रहा है, बंदे ने कितनी टैक्स कंसीलमेंट की है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ठीक ठाक ओवरऑल करने वाला है, इनको देखें, मॉनिटर करें। आपके कहाँ आया, एक दौर आया मुशर्रफ दौर में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ आया कि आपको आपकी जो कैबिनेट है उसको चेंज उसके लॉ के मुताबिक आपको जो टैक्स टू जीडीपी उसको हर साल 5% कम करना है, 10% कम करना है, अगर नहीं करते तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी बंद कर दी जाए। तो ये चीज़ें हैं, उस पर इम्प्लीमेंट तो कोई नहीं हुआ, ना किसी ने कुछ किया, बल्कि और लोन लिए और लोन लेके अपनी मसला यही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बातें करने से या ये कह देने से कि कर्ज से जब तक पाक नहीं होगा पाकिस्तान तब तक तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती, उसके लिए ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ महज बातों वाले जो स्टेप्स हैं जिनका आगाज़ आते ही इस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बड़े बड़े ख्वाब, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली कुछ अभी तक नज़र नहीं आया। आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम बात करेंगे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया पाकिस्तान में, हम कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना, और अब तक पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहत है। हमारे साथ खिज़र इकबाल साहब होंगे जो सरबराह है पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत की तरफ से आवाम से ये अपील की गई है कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करके अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि आपके बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सके। नाज़रीन, पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है और वालिदैन की ज़रा सी कोताही बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए माजूर बना सकती है। लिहाजा अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलाएं। जब तक आप अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाएंगे, ये ख़तरा मौजूद रहेगा। नाज़रीन, पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना कितना ज़रूरी है और इस हवाले से कौन कौन सी गलत फहमियाँ मौजूद हैं और दीगर बहुत सारे सवाल जो आम वालिदैन के जहनों में होते हैं, उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है अफजाल साहब जो सरबराह हैं पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के। खुश आमदीद कहूँगी खिज़र साहब। खिज़र साहब, ये ज़ाहिर है पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस मुहिम के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना? जी खिज़र साहब। जी, ये जो हमारी इंसदादे पोलियो मुहिम है, ये इस साल की चौथी हमारी मुहिम है जी। पंजाब में जैसे 10 अजला में ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, पूरे पाकिस्तान में सिलेक्टेड अजला के अंदर ये कैंपेन जो इस वक्त चल रही है। जहां तक पोलियो के कतरे पीने का सवाल है, तो जी दिस इज इम्पोर्टेंट इसलिए कि हर दफा जब हम पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी में इजाफा होता है। 5 साल से कम उम्र बच्चे जितनी दफा पोलियो के कतरे पिएंगे, उनकी इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो बढ़ती जाएगी। इस हवाले से अगर हमारे मुल्क में कुछ मिथ्स या कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, तो उनमें एक सबसे बड़ी ये है कि शायद ये कतरे पीने से उनके बच्चों के अंदर कोई और किसी किस्म का खुदा न खास्ता डिफेक्ट आ जाए। तो इस बारे में ऑलरेडी हम लोगों को बहुत अरसे से समझा भी रहे हैं और हर लेवल पे हमारी कोशिश ये होती है कोई ऐसी मिसकंसेप्शन जो है उनको दूर किया जाए। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये जो हमारी वैक्सीन है, ये WHO टेस्टेड वैक्सीन है। इसी वैक्सीन की वजह से दुनिया के 127 ममालिक में पोलियो का खात्मा कर पाए हैं हम, और ये वही वैक्सीन है जो सऊदी अरब में भी जो कोई एंटर होता है पाकिस्तान से, जब हम वहां जाते हैं तो वो हमें ये कतरे पिलाते हैं। तो अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो अगर सऊदी अरब की हुकूमत ये वाले कतरे जो है लोगों को पिला रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो 100% रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। और जहां तक इसकी एफिकेसी का ताल्लुक है, तो अगर WHO ने इसको टेस्ट किया है, 127 मुल्कों में पोलियो का वायरस इसी पोलियो वैक्सीन को पीने से खत्म हुआ है, तो हमें इस चीज पे यकीन कर लेना चाहिए
कि हर लिहाज से ये हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल वैक्सीन। और खिजर साहब, ये कैसे इंश्योर किया जाता है, ये जो जिस तरह के आप वैक्सीन का बता रहे हैं WHO से टेस्टेड, ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि पूरे मुल्क में एक जैसी वैक्सीन हो? क्योंकि अक्सर जब डोर पे टीमें आती हैं तो वालिदैन ये सवाल करते हैं कि ये वैक्सीन कौन सी है, चाइना की है, इंडिया की है? देखें, जो वैक्सीन हम बच्चों को पिलाते हैं ये पूरे मुल्क के लिए एक ही एजेंसी, जिसको हम गावी अलायंस कहते हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड अलायंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है जो वैक्सीन सप्लाई करते हैं तमाम दुनिया के ममालिक में, इंक्लूडिंग पोलियो वैक्सीन जो कि पाकिस्तान में आती है। ये गावी अलायंस जो है, इसमें हमारे जितने भी हेल्थ रिलेटेड इंटरनेशनल डोनर्स हैं, एजेंसीज जिसमें WHO, यूनिसेफ, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल है, अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन है CDC, ये उन ऑर्गेनाइजेशन का एक अलायंस है जो एक ही वैक्सीन, यूनिफॉर्म वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। सही। जब वो पाकिस्तान में वैक्सीन आ जाती है तो उसकी एफिकेसी को बरकरार रखने के लिए उसको कोल्ड चेन में हम मेंटेन करते हैं। उसका एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिसके अंदर हमने उसको मेंटेन करना होता है, और हम 100% इंश्योर करते हैं इस चीज को कि पाकिस्तान में आने से लेके बच्चे को पिलाए जाने तक उसका जो टेम्परेचर है वो हम मेंटेन करें, उसकी कोल्ड चेन जो है उसको हम मेंटेन करें, और वो वैक्सीन की जो वाइल है वो इटसेल्फ बता देती है कि अगर उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोल्ड चेन मैनेजमेंट की प्रॉपर ना होने की वजह से या किसी भी और वजह से उसके अंदर कोई खराबी आ गई है तो वैक्सीन इटसेल्फ अपना कलर चेंज कर लेती है। ओके। हमारा पोलियो वर्कर जो है, ये इसके लिए जो टीम्स आती हैं उनको प्रॉपर क्या ट्रेनिंग दी जाती है? और साथ ही मेरा एक और सवाल, पाकिस्तान में पोलियो केसेस के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्विकली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। कितने नजदीक हैं हम पोलियो के हमेशा के लिए खात्मा हो जाए पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो केसेस के हवाले से अगर देखें तो बहुत ज्यादा हमारी प्रोग्रेस जो है वो पॉजिटिव रही है। हम ऐसे वक्त से भी गुजरे हैं जब यहाँ पे 20 पोलियो केसेस हुआ करते थे, वो कम होके पिछले साल 12 पोलियो केसेस थे पाकिस्तान में, और इस साल अभी तक 2 पोलियो केसेस हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब 2020 अक्टूबर से पोलियो फ्री है, यहाँ पे कोई केस पोलियो का नहीं आया। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो पोलियो प्रोग्राम है उसकी जो प्रोग्रेस है उसको देखते हुए हमारा जो एक टारगेट है वो ये है कि 2026 तक इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सही। और ये जहां तक पोलियो वर्कर, जी प्लीज, पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग के बारे में मैं जरूर बताता चलूं कि जितने भी हमारे पोलियो वर्कर्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग्स की एक सीरीज होती है। वो एक ट्रेनिंग नहीं, बेतहाशा ट्रेनिंग से गुजरते हैं। हर कैंपेन के शुरू होने से पहले उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, कैंपेन खत्म होने के बाद उनकी फिर एवेल्युएशन भी होती है। और अगर हमें लगे कि हमारा कोई पोलियो वर्कर जो कि इतना वेल ट्रेंड नहीं था और उसकी परफॉर्मेंस अगर खुदा ना खास्ता कैंपेन में अच्छी नहीं रही तो वो नेक्स्ट कैंपेन्स में हमारी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनता। ऑल्दो हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो पोलियो वर्कर है वो फुली ट्रेंड हो, उसमें किसी किस्म की कोताही या हम बिल्कुल किसी किस्म की एक्सेप्शन हम बर्दाश्त नहीं करते। सो आवर पोलियो वर्कर्स आर 100%, दे आर फुली इक्विप्ड, दे आर फुली ट्रेंड। सही बिल्कुल जी। आपने जिस तरह कहा खिजर अफजाल साहब की जो पोलियो टीम्स आती हैं वो भी फुली ट्रेंड होती हैं ज़ाहिर है, और वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए भी एक ख़ास जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसको भी इंश्योर किया जाता है, और जो WHO से अटेस्टेड वैक्सीन है वही इस्तेमाल की जाती है। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो तमाम जहन के ज़हनों में होते हैं, ख़ासतौर पर पोलियो के हवाले से बहुत सारे खदशात भी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। खिजर अफजाल साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में वो नाज़रीन तक क्लियर कर दिए वो तमाम डाउट्स जो वालिदैन को होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया खिजर अफजाल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं, और एक बार नहीं बार बार जब जब आपके दरवाजे पर